उपाध्याय जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, जो अपने नेता बात कर रहे हैं, क्या चौधरी चरण सिंह जब कांग्रेस छोड़ के गए थे, क्या इनके हिसाब से वो गद्दार है देश के? क्या राजगोपालाचार्य ने जब 1956 में कांग्रेस छोड़ी थी, वो गद्दार थे क्या देश के? क्या ममता बनर्जी देश की गद्दार है जो कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई है? क्या शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई, वो गद्दार है? क्या ये आपका गौरव वल्लभ गद्दार है? क्या रोहन जी जो है वो गद्दार है? मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहा है वो गद्दार है? वाह, तो गद्दार के साथ रहकर रहिए भाई। मना किया कि इस व्यक्ति के ऊपर व्यभिचार के सीडी है, पूरा पेन ड्राइव है, 3000 के आसपास इस व्यक्ति ने रेप किए हैं और उसके बावजूद दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संस्तुतियों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री जी उसको बता रहे हैं कि इसको दिया गया एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। महिलाओं की स्मृति के साथ खिलवाड़ हो। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, एक जबरदस्त डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज कैसे एक राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि क्या कांग्रेस के पास पूरे उत्तर भारत में एक भी सेफ सीट नहीं है, और भी मजेदार बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा ब्रजभूषण पर आपका स्टैंड एग्रेसिव है, समाजवादी पार्टी मौन रहती है। क्या वो ब्रजभूषण के विरुद्ध नाम लेके पंगा नहीं लेती? ये दुविधा संकट पैदा करेगी। देखिए, यहाँ विषय ब्रजभूषण या प्रज्वल रमन्ना नहीं है, यहाँ विषय है महिला स्मृति के साथ जबरदस्त खिलवाड़ हुआ है, स्वाभिमान सम्मान के साथ कुठाराघात हुआ है पिछले 10 वर्षों में। एनसीआरबी के आंकड़ों ने स्पष्ट किया है कि तब से मोदी सरकार आई है महिलाओं का उत्पीड़न 4 गुना बढ़ा है, और जितने प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं, जितनी भी चीजें सामने आई है, ये आप द्वारा सम्मानित मीडिया द्वारा आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने रोती रही आधी आबादी के स्वाभिमान सम्मान पे कुठाराघात हुआ है, ये मुद्दा है। ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रमन्ना, सरकार की जिम्मेदारी है कि बलात्कारियों को श्रय देते हैं, बचाते हैं। ठीक है विकास, ठीक, मैं समझ गया। आप भी ब्रजभूषण पर थोड़ा ऐसे उतना आगे नहीं जाओगे जितना सरकार को दिक्कत हो जाए। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब ठीक, आगे भैया विकास, आगे बात। कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो अपमान हुआ, जो रुक जाइए, अब आगे बात, आगे। कांग्रेस भी पुराने लोगों को पता है, नए लोगों को अपनी स्मृति में रखना चाहिए। ये देवी गौड़ा उसी मोहल्ले के नेता है जिस मोहल्ले में सपा रहती है। थर्ड फोर्स ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, लालू मुलायम सब लोग एक। ये रमन्ना जिस समय इस ढंग के ये कुकृत्य कर रहा था, उस समय किस पार्टी में के साथ अलाइन था? जेडीएस। विकास, अब लाइसेंस अंताक्षरी थोड़ी हो रही यार, अपनी बात बोल चुके, साथ रही है। किस पार्टी के साथ अलाइन था? तीसरी बात, रमन्ना भागा, मैं खड़गे को सुन रहा था, खड़गे जी कह रहे थे जी चुनाव हो रहा है तो सेंट्रल के हाथ में है सब कुछ। ऐसा नहीं होता। रमन्ना कैसे फरार हो गया? वहां सरकार है, वहां सिस्टम है, कैसे फरार हो गया रमन्ना? जब आप सब जानते थे उसके बारे में, जब सिद्धरामैया जानते थे उसके बारे में, डीके शिव कुमार जानते थे, तो कैसे फरार हो गया, कैसे बाहर चला गया? बहुत सारे विषय हैं। खैर, आप एक तरफ रमन्ना को भी और ब्रजभूषण को भी घेरना चाहते हो, दूसरी तरफ यूपी में जब आते हो तो कहते हो मुद्दा ब्रजभूषण नहीं है, मुद्दा नारी सुरक्षा है। चेहरा तो ब्रजभूषण है ना, तो उस पर समाजवादी पार्टी को भी कहो ना, कोई लाइन ले, हम भी तो देखें क्या लाइन लेंगे। खैर, मनीष जी, सोनिया गांधी 2019 में सबसे कम मार्जिन से जीती। उससे पहले के जो चुनाव उन्होंने लड़े वो बड़े मार्जिन से जीती, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीती। कुछ लोग कहते हैं इसीलिए उन्होंने फिर चुनावी राजनीति छोड़ दी कि भाई चलो बहुत हो गया, अब नहीं। और यही दिनेश प्रताप उनके खिलाफ लड़ रहे थे, 19 में भी लड़े थे चुनाव। उसी दिनेश प्रताप को भाजपा ने फिर उतारा। ये भी पुराने कांग्रेसी हैं दिनेश प्रताप, ये भी सब जानते हैं खेल कांटा। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ये जोखिम उठाएंगी? क्योंकि जिस सीट पर सोनिया जी का मार्जिन नीचे आ गया हो, उस सीट पर प्रियंका गांधी जाके अपना डेब्यू करें, बात मेरी समझ में तो नहीं आती। और संकेत भी मिल रहे हैं कि प्रियंका जी नहीं लड़ेंगी, केवल राहुल गांधी लड़ेंगे। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके संकेत बिल्कुल सही हैं। आपसे अच्छा कौन इस राजनीति को समझता है आज के परिप्रेक्ष्य में? प्रियंका जी बिल्कुल नहीं लड़ेंगी। गांधी परिवार ये चाहता है, सोनिया गांधी जी का पर्सनल इंटरेस्ट राहुल गांधी में है, वो चाहती है इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करा जाए, इन्हीं को आगे लेके चला जाए। अगर प्रियंका गांधी जी को लड़ना होता तो ये बहुत पहले डिक्लेयर हो गया होता कि प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी।
गांधी परिवार से एक ही आदमी लड़ेगा, वो राहुल गांधी लड़ेंगे। अब वो अमेठी लड़ेंगे इसकी उम्मीद ज्यादा है, रायबरेली वो नहीं आएंगे। रायबरेली कोई सामान्य कार्यकर्ता लड़ेगा। और इस बार जो वहाँ विधायकों की परिस्थिति है, जैसा भाजपा ने वहां के विधायकों को रायबरेली को मैनेज करा है, मुझे लगता है दिनेश प्रताप सिंह बहुत अच्छी फाइट देंगे और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि दिनेश प्रताप सिंह इस सीट को जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि यूपी में उनके पास 80 में से एक सीट है, पूरे नॉर्थ इंडिया में उनके पास एक सेफ सीट नहीं है जिसमें गांधी परिवार के लोग आके पीसफुली चुनाव लड़ सके। एक सीट है जो जीती हुई है आपकी, उस पर भी आप लास्ट डे तक कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हो। 17 सीटें आपको मिली हैं, आपको कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं लड़ना है यूपी में, फिर भी आपके पास टिकट देने के लिए लोग नहीं है, आपकी टीम टिकट नहीं तय कर पा रही। आप देश में उतनी सीटें ही नहीं लड़ रहे हो जितनी बहुमत के लिए जरूरत है, तो क्या आप पहले से ये बता रहे हो कि मिलीजुली सरकार बनेगी? आज की जनता इन सारी चीजों को समझ रही है। ठीक है मनीष बाबू, ठीक। विकास जी, क्या बड़े नेता जितना बड़ा हो तो उसको उतने ही दुर्गम सीटों से उतरना चाहिए? सेफ सीट छोटे कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बड़ा आदमी है तो बड़ा जौहर करे, बड़े मैच में उतरे, बाकी कार्यकर्ताओं को पहुंचाओ आगे, सरल इम्तिहान में उनको बैठाल दो। जब भीषण रण हो, निर्णायक रण हो, तो उतरिए कि निज भुजबल में बैर बढ़ावा, या ऐसे करते हुए नहीं। यह राजनीति में उल्टा होता है, जो जितना बड़ा नेता हो जाता है वो कहता गुरु उतना ही छोटी सीट देखो, बिल्कुल कहीं दबी हो, छुपी हो, नक्शे में भी ढूंढने ना मिले। नहीं सर, किस सीट के बारे में कह रहे हैं? किसको, कौन सी सीट कमजोर है, कौन सी सीट मजबूत है, कहाँ की बात कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, कहा कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है, परिवार की सीट है, इसलिए मैंने कहा। हाँ, देखिए अमिताभ जी, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछा, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई जी। जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं, उसके बाद उनके पास एक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिनका बहुत बड़ा डंका बजता है, बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं है परजीवियों को और दगाबाजों को, जो कांग्रेस के परजीवी थे, समाजवादी पार्टी के परजीवी थे, दगाबाज थे, जिनकी राजनीतिक हैसियत जीरो थी, जिनको सिर पे बैठा करके कांग्रेस ने उस हैसियत का बना दिया कि उनका नाम आज टीवी पे लिया जा रहा है। आज उनके बारे में अमेठी रायबरेली में उनको कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी बना रही है। उनका जड़ से लेकर के आज मौजूदा समय का वजूद देख लीजिए, कांग्रेस और गांधी परिवार द्वारा बनाया हुआ है। और किस लोगों ने इन दगाबाजों को, गद्दारों को अपने पीठ पे बैठा करके यहाँ पर आए हैं लड़ने के लिए? किनके दम पर लड़ने आए हैं अमेठी में या रायबरेली में? कांग्रेस के वो कांग्रेस की उस ताकत से, गांधी परिवार के उस आशीर्वाद से जिनकी पहचान बनी है अमेठी और रायबरेली में, उनको आज भारतीय जनता पार्टी लेकर खड़ी है। और आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कमजोर व्यक्ति से कौन लड़ेगा? अगर ये सीट कमजोर होती, अगर अमेठी और रायबरेली कमजोर लोगों का गढ़ होता, ये अमेठी रायबरेली की जनता का सीधा सीधा अपमान है। ये ठीक है, अमेठी रायबरेली की जनता अपनी हैसियत, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दगाबाजों का नाम पर जो अमेठी रायबरेली, ठीक। जब देश भर में पार्टी बदलने की प्रक्रिया चलती हो, तब ऐसा दंभपूर्ण भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि इनकी औकात क्या थी, इनकी हैसियत क्या थी। अरे आप बागेश्वर बाबा हो गया, आपने आशीर्वाद दिया बैठा के सबको, गजब कर रहे हो, गजब बात करते हो यार। अरे आपके लिए हो सकता, पूरे देश के लिए गांधी परिवार आशीर्वाद देने वाला तो नहीं हो सकता? बोले इसकी भी कोई हैसियत नहीं, इसकी भी हैसियत नहीं, ये भी गद्दार, वो भी दगाबाज, वो भी गद्दार। ऐसी कैसी भाषा है ये लोकतंत्र में? ये भाषा ठीक नहीं। कल उद्धव ठाकरे आपको गाली देते थे, आज उद्धव ठाकरे आपके चाचा है? नहीं। कल पवार साहब ने सोनिया गांधी के लिए क्या कहा था कि विदेश में जन्मी महिला यहां नहीं हो सकती, नहीं चलेगी। आज वो रिस्पेक्टेड पवार साहब है, उनको भी गद्दार बोलोगे? ऐसी भाषा में नहीं बोलनी चाहिए। ये राजनीतिक संस्कार ठीक नहीं, ये भाषा ठीक नहीं। खैर, विजय राठी जी, क्या तस्वीर लग रही है अमेठी और रायबरेली की? क्योंकि वहां भी कांग्रेस को जिताने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो तय है जी। क्योंकि पिछली बार ही सोनिया जी का जो परिणाम था, जो वोट परसेंटेज था, वो डिक्लाइन किया था। और अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, वहां विधायक जितने हैं और नगर पालिका है, नगर पंचायत है, जो भी है, उसमें कांग्रेस साफ है। तो स्वाभाविक है धक्का तो आपको लगाने पड़ेगा। और ये बात मुलायम सिंह के समय से कही भी जाती रही है कि भाई, एक बार अखिलेश यादव ने कहा था, जब आपकी और उनकी लड़ाई हो गई थी, जब अखिलेश जी ने कहा था कांग्रेस चालू पार्टी है, तो उन्होंने मंच से कहा था कि फिर बात आएगी तो फिर अमेठी रायबरेली की भी आएगी, हम देखेंगे कैसे जीतेंगे। विजय राठी, क्या स्थिति लग रही है आप?
देखिए अमिताभ जी, गठबंधन मजबूत है और गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा वो 100% वहां से जीत के आएगा। सिर्फ अमेठी और रायबरेली की बात नहीं है, सब जगह की बात है। गठबंधन बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और इस ईमानदारी से चूंकि चुनाव चल रहा है इसीलिए भाजपा डरी हुई है और प्रधानमंत्री जी के जो भाषण बदले उसी वजह से बदले। एक बात ये, और दूसरी बात मैं एक और चीज बता दूं आपको अमिताभ जी, आपने 2-3 बार एक ही बात कही कि माननीय अखिलेश यादव जी का कोई जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह इनके लिए नहीं आया। आप अगर देखें 2023 में जिस समय, चूंकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं पश्चिम का, जब हरिद्वार में महिला पहलवानों ने कहा था बेटियों ने कि हम अपने मेडल बढ़ाने जा रहे हैं, तो तभी आपने देखा होगा प्रेस की थी और उसमें कहा था कि जो केंद्र सरकार है ये उनको न्याय दे, हम लोग बहन बेटियों के साथ हैं। और जो खाप पंचायत हुई थी उसमें सिर्फ हरियाणा नहीं, हम भी पश्चिम से लोग कुरुक्षेत्र में हम लोग पहुंचे थे और उसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी थे, चाहे वो जंतर मंतर पे गए हो या वहां गए। इसलिए समाजवादी पार्टी शुरू से कोई भी, देखिए सिर्फ महिला पहलू नहीं, जितने भी महिलाओं के विरुद्ध कुछ हुआ हाथरस में आपने देखा, ठीक, आगे बात, आगे सबसे पहले सबका विधायक। ठीक है विजय राठी, आगे बात। अब मैं अभी समय नहीं, जब मैं अंत में बोलूंगा तो बता दूंगा कि मैं क्या कह रहा था और आप उस जवाब क्या दे रहे हो, वो विषय नहीं। मैंने क्या विषय उठाया था और आप कह रहे कि खाप पंचायत में हम भी गए थे। आपका जाना अखिलेश यादव को बोलने में अंतर है ना मित्र, गजब करते हो। खैर, अवधेश उपाध्याय, कांग्रेस कह रही है अमेठी रायबरेली में हमारे ही आशीर्वाद से, हमारी ही भभूत लगा के जो लोग बड़े बने वो गद्दार, उन गद्दारों के भरोसे क्या भाजपा चल रही है क्या? हुई है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। जी अवधेश उपाध्याय, केवल अवधेश उपाध्याय जी। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, जो अपने नेता बात कर रहे हैं, क्या चौधरी चरण सिंह जब कांग्रेस छोड़ के गए थे, क्या इनके हिसाब से वो गद्दार है देश के? क्या राजगोपालाचार्य ने जब 1956 में कांग्रेस छोड़ी थी वो गद्दार थे क्या देश के? क्या ममता बनर्जी देश की गद्दार है जो कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई है? क्या शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई, वो गद्दार है? क्या ये आपका गौरव वल्लभ गद्दार है? क्या रोहन जी जो है वो गद्दार है? मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहा है वो गद्दार है? वाह, तो गद्दारों के साथ रह क्यों रहे थे भाई? अरे गद्दारों से घर को बसाया हुआ था, इतना बड़ा आशियाना बना रखा है, गद्दारों से भरा हुआ वो बनाया क्यों था फिर? ये इनकी मूर्खता दर्शाता है अमिताभ जी। जो इन्हें छोड़कर जाता है वो गद्दार हो जाता है अगले दिन। अब सोचिए आप, चौधरी चरण सिंह जी जो किसान के मसीहा माने जाते हैं और इतने बड़े नेता थे, उनको ये गद्दार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से चाहते हैं वो गद्दार है। कांग्रेस को उनकी हैसियत नहीं होती, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती है। इसका मतलब आप समझिए, जाट भाइयों का अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर कर रहे हैं, बैठकर सोचिए आप। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना प्यारा सा राय जरूर बताएं। जय हिंद।